तो सवाल ढेर सारे हैं और ये सभी सवाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हमारे पैनल में आज कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और परत दर परत इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ से हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरू अत्री हैं, फरीदाबाद से साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर धर्मवीर नेहरा हैं और गुरुग्राम से मनोचिकित्सक डॉक्टर अमृता पुरी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले खबर हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। पिछले कुछ दिनों से आप टीवी चैनलों पर, अखबारों पर और सोशल मीडिया पर आफताब के प्यार में पागल श्रद्धा की 35 टुकड़ों वाली दर्दनाक कहानी सुनते आ रहे हैं। श्रद्धा पहली और आखिरी लड़की नहीं है जिसे प्यार में मौत की सजा मिली है। यूपी और हरियाणा से भी ऐसी ही दिल झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में 35 टुकड़ों वाला प्यार। श्रद्धा के दिल पर प्रेमी का खंजर। करनाल में बोरी में बंद प्यार की दास्तान। फरीदाबाद में निर्भया जैसी शर्मनाक घटना। लखनऊ में लव जिहाद ने ली जान। और आजमगढ़ में प्यार के 22 टुकड़े। अब इस प्यार को क्या नाम दें? लव, लिव इन और मर्डर की ये वो महज चंद घटना है जो पिछले एक सप्ताह के अंदर दिल्ली से हरियाणा और यूपी तक में घटी है। लेकिन आप जरा सोच कर देखिएगा कि रोजाना कितनी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम तक पहुंचती ही नहीं। रोजाना कितनी ऐसी बेटियां किसी सन की आशिक का शिकार हो जाती हैं। रोजाना कितने दरिंदे पहले भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उससे मन भर जाने पर ऐसी दर्दनाक मौत देते हैं कि उसे सुनकर रूह कांप जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है और ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि ऐसे हैवानों को इतनी हिम्मत आती कहां से। सबसे पहले बात दिल्ली में हुई श्रद्धा मर्डर, जिसके बारे में सुनकर हर उस बाप को फिक्र सताने लगी जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बाहर भेजा हुआ है या फिर घर से बाहर भेजने पर विचार कर रही है। हर उस बेटी की भी हिम्मत जवाब देने लगती है जो अपने सपनों के साथ जीना चाहती है। ठीक उसी तरह जैसे मरने से पहले श्रद्धा और उसके माता पिता को हुआ होगा। श्रद्धा को जानने वाले बताते हैं कि वो बेहद खुश मिजाज लड़की थी, पढ़ने में अव्वल थी, हर दिन अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने की चाह रखती थी। लेकिन इसे बड़े सपने दिखाए और फिर जब हैवान का दिल श्रद्धा से भर गया तो श्रद्धा जैसी किसी और लड़की के शिकार में चुक गई। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक श्रद्धा को ये बात नागवार गुजर रही थी, जिसका उसने विरोध करना शुरू कर दिया था। और फिर एक दिन किसी कबाड़ के बस्ती की तरह श्रद्धा को 32 टुकड़ों में बांटकर जंगल में फेंक दिया गया। आरोपी आफताब ने जिस निर्ममता से श्रद्धा की हत्या की है, उसे सुनकर हैवान, दरिंदा, बहसी और सनकी जैसे शब्द बौना साबित होते हैं। पूछताछ में इस आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो बात कही है, उसे सुनने के बाद पुलिस वालों के माथे पर इस सर्दी में भी पसीना आ गया। जानकारी के मुताबिक आफताब ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था। बाकायदा उसने अमेरिका में बनी एक क्राइम वेब सीरीज देखी, फिर बाजार से चाकू और आरी खरीद कर लाया और श्रद्धा को मारकर 32 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद 300 लीटर का फ्रिज मंगवाया जिसमें शव के टुकड़ों को रख दिया ताकि बदबू की कहीं से कोई गुंजाइश ना हो, घर में खून के धब्बे ना आए। इसके लिए बाकायदा उसने केमिकल का इस्तेमाल किया था। आफताब हर दिन बैग में शव का एक टुकड़ा रखता था और रात के 2 बजे उसे महरौली के इसी जंगल में फेंक कर आता था। यह सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा था। इसी दौरान आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए मिली दूसरी लड़की को भी अपने घर बुलाया था। यानी उसे इस बात की थोड़ी सी भी शिकन नहीं, जिस घर में वो रह रहा है उसमें उसकी ही प्रेमिका की लाश पड़ी है। आप यहाँ आफताब की मानसिकता के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे घर में पड़ी लाश के साथ कोई व्यक्ति दूसरी लड़की को घर पर बुला सकता है। खैर, मामले का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी की खोजबीन की। जानकारी के मुताबिक पिता ने बेटी को बहुत समझाया था, लेकिन श्रद्धा प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, उसे सही और गलत में फर्क दिख नहीं रहा था। और जब हकीकत दिखनी शुरू हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश जंगल में कर रही है।
साथ ही आफताब से भी हत्या का असल मोटिव पता लगाया जा रहा है। हालांकि श्रद्धा के लिए ऐसी लड़की नहीं जिसके साथ किसी आफताब ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। हरियाणा के करनाल से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसमें एक आशा वर्कर की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। महिला का शव एक नाली के पास बोरी में बंद पाया गया है। इसी तरह यूपी के आजमगढ़ और लखनऊ से भी ऐसी खबर सामने आई है। आजमगढ़ में एक कुएं से 22 टुकड़ों में बटी एक युवती का शव बरामद हुआ है, तो वहीं लखनऊ में एक युवती को 4 मंजिल से फेंके जाने की खबर है जिसमें युवती की मौत हुई है। परिजनों के आरोप के मुताबिक एक मुस्लिम युवक जिसका नाम सूफिया है, उसने युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाया हुआ था। और फैसला आपको करना है, अपनी जिंदगी को किस हद तक किसी को सौंपना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब आपको बताते हैं कि कैसे आरोपी ने पुलिस और श्रद्धा के परिवार वालों को हत्या के बाद बड़ी चालाकी से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया। अब पुलिस वो सारे सबूत जुटाने में जुटी है जो आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मददगार साबित होंगे। श्रद्धा की निर्मम हत्या का आरोपी आफताब जब से पुलिस की गिरफ्त में गया है, रोज नई कहानियां बना रहा है। जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है वो रोज अपने बयान बदलकर खुद को पागल साबित करने में जुटा है ताकि सजा में थोड़ी ढील मिल सके। लेकिन पुलिस भी उतनी ही सख्ती से पूरे मामले की छानबीन में जुटी है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि इसमें पुलिस को थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ रही है क्योंकि ये घटना 6 महीने पहले की है और इतने समय बाद किसी भी सबूत की तलाश आसान नहीं होती। बावजूद इसके अब तक कई अहम सबूत जुटाए जा चुके हैं, जैसे जिस दुकान से चाकू और आरी खरीदी गई थी, दिल्ली पुलिस वहां दबिश दे चुकी है जहां से आरोपी ने हत्या को अंजाम देने के लिए चाकू और आरी खरीदा था। जिस दुकान से फ्रिज खरीदी गई थी, पुलिस ने उस दुकान का भी पता लगा लिया है जहां से आरोपी ने 300 लीटर के फ्रिज का ऑर्डर दिया था। वो डॉक्टर जिससे आफताब ने संपर्क किया था, जानकारी के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर के बाद शव को टुकड़े करने के दौरान आफताब के हाथ पर चाकू से कट लग गया था, जिसकी वजह से वो पास के ही एक निजी क्लिनिक पहुंचा था। श्रद्धा के पिता का बयान, पुलिस के लिए श्रद्धा के पिता का बयान भी अहम है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आफताब को जिम्मेदार माना है। पड़ोसी और दोस्त से पूछताछ, पुलिस पड़ोसी और दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है जिसमें कई अहम सुराग मिले। मोबाइल फोन का लास्ट लोकेशन, इस केस को सुलझाने में पुलिस को मोबाइल का लोकेशन भी बहुत मददगार साबित हुआ है। जंगल में मिला बॉडी पार्ट, पुलिस को तफ्तीश में जंगल से कई हड्डियां बरामद हुई जिसे आगे जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जो सबूत अभी पुलिस को नहीं मिले हैं वो भी कई मायनों में अहम हैं। जैसे अभी तक श्रद्धा का मोबाइल बरामद नहीं हुआ, श्रद्धा के खून वाले कपड़े भी बरामद नहीं हो सकते, साथ ही वारदात में इस्तेमाल वो चाकू और आरी भी बरामद नहीं हुआ, जिससे बॉडी के 33 टुकड़े किए गए। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं मिल सका क्योंकि अमूमन इतने दिनों का डेटा सेव नहीं होता है। यानी पुलिस को अभी भी इस केस को सुलझाने में कड़ी मशक्कत करनी होगी ताकि आफताब को ऐसी कड़ी सजा दिलाई जा सके कि ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी को 100 बार सोचना पड़े। सूर्या समाचार, ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया है, हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लगातार एक के बाद एक कई जो सबूत हैं, सुराग हैं, वो सामने आते जा रहे हैं, लेकिन सवाल तमाम हैं। सबसे पहला सवाल यही कि ये किस तरह की मानसिकता है, इतने जघन्य अपराध को आखिर कोई व्यक्ति कैसे अंजाम दे सकता है, किसी के शरीर के 35 टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं और फिर एक फ्लैट में 20 दिन
उसके साथ कैसे रहा जा सकता है और आखिर आफताब को कोई पछतावा क्यों नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। आइए रुक करते हैं अपने मेहमानों का। एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देती हूँ। डॉक्टर धर्मवीर नेहरा फरीदाबाद से साइकेट्रिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर नीरू अत्री हैं साइकोलॉजिस्ट चंडीगढ़ से, डॉक्टर अमृता पुरी मनोचिकित्सक गुरुग्राम से। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धर्मवीर नेहरा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, मुझे ये बताइए किस तरह की मानसिकता है? ये सवाल हर किसी के जहन में, आखिर कोई अगर किसी से प्यार करने का दावा करता है तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? देखो, इस तरह के जो लोग होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना और मैनिपुलेटिव होंगे। उनके जो बातें में हर बिहेवियर में मैनिपुलेशन मिलेगा और इस शॉर्ट टर्म पर मैनिपुलेटिव होंगे। और ये जो उनके ये ऐसे एक्सपीरियंसेस पास्ट में रहे होंगे कभी, या तो उन्होंने ये अपनी सोसाइटी में देखा होगा इस तरह के एक्सपीरियंसेस, भाई इतनी क्रूरटी करते हैं एनिमल के साथ या ह्यूमन बीइंग के साथ, या इनके साथ ऐसा कभी हुआ होगा, इसकी फैमिली में ऐसा देखा होगा इन्होंने पहले, या इस तरह का जो ये है इन्होंने टीवी में या मूवी में मोबाइल इन्होंने देखा होगा, उससे बहुत बिल्कुल। डॉक्टर नेहरा, आपके पास मैं आऊंगी। चलते हैं डॉक्टर नीरू अत्री के पास। डॉक्टर नीरू अत्री, आपको क्या लगता है, क्या कोई व्यक्ति इस तरह से इतने कोल्ड ब्लडेड तरीके से किसी जिससे वो प्यार करने का दावा करता हो उसको मार सकता है? और मारने के बाद जो कुछ उसके बाद बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से किसी उसके शव के 35 टुकड़े कर देना, अलग अलग दिन जाकर जंगल में फेंक देना, अपने घर में फ्रिज खरीद कर लाना, उसमें रखना, ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या ये बॉन्ड पर्सनालिटीज ऐसे होती हैं, या फिर ये बड़े होने के बाद कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसके बाद आपकी पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप हो जाती है कि आपका जो बेंट ऑफ माइंड है वो क्रिमिनल हो जाता है? जी देखिए, थोड़ा सा पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला है विजनरी वो होते हैं जिनको या तो कोई मेंटल इलनेस है। उसके बाद है हिडोनिस्टिक वो है जिनको जो किलिंग करते हैं उनको पैसा चाहिए या मनी या इस तरह की कोई चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसके लिए करते हैं। तीसरा है पावर एंड कंट्रोल। ये वो लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं या इनसिक्योरिटीज़ हैं उनकी लाइफ में, चाहे वो चाइल्डहुड से आई हैं, चाहे उनकी लाइफ से आई हैं, कहीं से भी आई हैं। कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको पावर चाहिए, वो इसलिए ऐसा करते हैं। और चौथा चीज़ हो सकता है कि मिशन ओरिएंटेड, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आप टारगेट कर रहे हैं जिसने आपकी लाइफ में या तो कुछ इनकन्वीनियंस क्रिएट की है, यानी आपको इनकन्वीनियंस कुछ लग रहा है, या कुछ भी इसका रीज़न हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके केस में ये दोनों चीज़ एक तो हो सकती है कि या तो पावर एंड कंट्रोल वाली चीज़ है कि मेरे ही डिसीजंस को माना जाए, मुझे मेरी ही पावर को एक्नॉलेज किया जाए, शायद ये हो सकता है एक रीज़न। या फिर दूसरा चीज़ है कि जैसे हमने कहा कि मिशन ओरिएंटेड, वो एक चीज़ है। ओके, जैसे आपने बात किया कि पर्सनालिटी ऐसा है या क्या चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारी थ्योरीज जो है इसके बारे में है। जैसे एक सिडॉनिक थ्योरी हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब एक इंसान अपनी लाइफ में उसको जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो पैसा है, चाहे उसको जॉब है, करियर है, या कुछ भी चीज़ उसको लाइफ में कुछ चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है, सो कहीं ना कहीं उसको एक फ्रस्ट्रेशन जब क्रिएट होता है, एंगर क्रिएट होता है, सो वो उसका लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अपने लोगों पे ही करने लगता है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हो सकते हैं। देखिए, एक फैक्टर नहीं हो सकता है, बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशल फैक्टर्स भी हैं। सो हो सकता है अगर कुछ चीज़ थोड़ी सी पर्सनालिटी ट्रेट्स में आई है, डेफिनेटली वो एक चीज़ हो सकती है। या फिर ट्रेट्स में भी कुछ चीज़ है, लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिसने उसको और एनहांस कर दिया। जैसे हमने कहा कि लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना एंगर कहाँ से आया? कहीं तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो फैमिली से आए हैं, चाहे वो चाइल्डहुड से आए हैं, या कहीं से भी आए हैं। सो इट इज़ वेरी सैड कि हम आइडेंटिफाई कई बार नहीं कर पाते हैं टाइमली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैटर्न नहीं दिखता है, पैटर्न दिखता है, बस आइडेंटिफिकेशन में हमको डिले हो जाता है। तो आई थिंक इसी वजह से इतनी खतरनाक चीज़ें होती हैं जो बाद में बहुत पेनफुल हैं हमारे लिए। डॉक्टर अमृता पुरी के पास भी चलते हैं। डॉक्टर अमृता पुरी, आपका क्या टेक है? आप क्या कहेंगे? आपने भी ये पूरा मामला फॉलो किया होगा, आपको क्या लगता है, क्या ये आवेश में उठाया गया
कदम था आफताब की तरफ से, या फिर ये पूरी तरह से एक प्लान्ड मर्डर था, एक सुनियोजित तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। आवेश तो सर्टली था, आवेश तो होगा ही, क्योंकि गुस्सा आया एकदम। वो मोमेंट, वो क्षणिक मोमेंट इतना खतरनाक बन जाता है कि उस वक़्त हम अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ समझ नहीं आता और गलत ही काम होता है। और आवेश के अलावा एक पर्सनैलिटी फैक्टर जो बहुत सारे एनवायरनमेंट के ऊपर अभी जो बात हुई कि जो आप जघन्य अपराध, आपने वर्ड यूज़ किया, बेरहमी से, बेदर्दी से, और उसके बाद उसे कोई अपराध भाव भी नहीं है, अपराध बोध नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है उसके फेस पे। और तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी एबिरेशन के कोई ना कोई पर्सनैलिटी में इश्यूज़ हैं, एबनॉर्मल इश्यूज़ हैं। नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करेंगे। गुस्सा तो सबको आता है, आवेश में भी आ जाएंगे और दुखी भी हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा गुस्सा इतना आएगा, कई बार होता है हम शब्द भी यूज़ करते हैं, वांट टू किल यू। ये शब्द हम बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो उस पर एक्शन लेते हैं, कि सच में किल करते हैं। लेकिन इतना प्लान्ड मर्डर, इतने स्टेप बाय स्टेप जिसने इतनी आराम से सोच विचार के किया, आवेश भी था, सोच विचार के भी किया, सब कुछ जिस तरह हुआ स्टेप बाय स्टेप, वो ये शो करता है क्लियरली कि कोई ना कोई पर्सनैलिटी एबिरेशन, पर्सनैलिटी एबनॉर्मैलिटी है, और इसका पर्सनैलिटी टेस्टिंग भी लीगली। तो डॉक्टर अमिता पुरी, अगर ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जैसा कि आप कह रही हैं कि यानी कि आफताब जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल है, तो इसके जो वार्निंग साइंस एंड ट्रेट्स हैं ये तो पहले से भी झलकते रहे होंगे। वो बात अलग है कि शायद श्रद्धा को समझ में नहीं आए हो, लेकिन मैं एक सामान्य जानकारी के लिए आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो एबनॉर्मल होते हैं, उनके क्या वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे उनको पहचाना जा सकता है? हाँ जी, श्रद्धा को समझ तो आए थे, जैसे कि उसके दोस्तों ने भी अपने बयान दिए हैं कि वो सिगरेट बट्स से उसकी पीठ को जलाता था, जलते सिगरेट बट्स के साथ, और बहुत निशान थे उसके शरीर में पहले से भी। और जब उसके दोस्तों ने बोला कि हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, तो श्रद्धा, चाहे वो डरी हुई थी या कोई घबराहट में या होता है प्यार में थे कि पुलिस तक नहीं जाना। ये बहुत केसेस हम लोग और मेरे काबिल दोस्त जो हैं पैनल में, तो हॉस्पिटल्स में हम ये अक्सर देखते हैं, कपल काउंसलिंग्स में भी देखते हैं कि हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे होते हैं, मगर हम उस पर एक्शन नहीं लेते कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच के हम सह गए। तो वो जो एक रेड फ्लैग है कि द फर्स्ट टाइम वायलेंस हुआ, यही मैसेज आई थिंक आज के यूथ को, ये जनरेशन को भी मिलना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब भी कुछ एबनॉर्मल वायलेंस होती है, अब्यूज़ होता है, फिजिकल अब्यूज़ स्पेशली, इमोशनल अब्यूज़ तो एक अलग हम अभी वो बातचीत का वो है, लेकिन जैसे ही फिजिकल पहला स्टेप होता है, वी हैव टू टेक एक्शन। बिल्कुल। डॉक्टर धर्मवीर नेहरा, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। जैसे कि डॉक्टर अमिता पुरी ने कहा कि शायद उनका हो ये आखिरी सितम, ये सोचकर हर सितम हम सह गए। ये बताइए, ये क्या मजबूरी होती है अगर किसी रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं? यहाँ तो श्रद्धा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, मुंबई की रहने वाली थी, मुंबई में रहते थे, एक मेट्रो सिटी में, प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अगर एक वार्निंग साइन दिख रहा था, सामने वाला अब्यूजिव है, वायलेंट है, बावजूद इसके वो बहुत आसानी से इस रिलेशनशिप से बाहर जा सकती थी, वो नहीं गई और उसको बर्दाश्त करती रही, और फिर ये दिन आ गया? देख मैडम, एक तो कारण ये भी हो सकता है कि उसकी जो श्रद्धा की फैमिली से उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, ने उससे उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। दूसरी है कि जो इस तरह के लोग होते हैं बड़े चालाक होते हैं, जो मतलब कि ओवर केयरिंग, ओवर कॉन्फिडेंट और मैनिपुलेटिव। जब भी उसने ऐसी कोशिश की होगी तो इसने उसको मतलब किसी तरह कन्विंस कर लिया होगा इस रोकने के लिए। पुलिस अगर कोई एक्शन ले, पुलिस में जाए या कुछ भी हो, इसने कोई न कोई इसने किसी तरह उसको कन्विंस कर लिया होगा श्रद्धा को, इसलिए उसने नहीं गई पुलिस के पास। ठीक है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहती थी उसके साथ, इसकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी कि उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है,
ठीक है डॉक्टर नेहरा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नीरू अत्री, आपके पास में आती हूँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर ये क्या होता है, क्या इमोशनली लड़कियां वीक होती हैं वो, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी होते हैं तो कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाना चाहती, कोई रिलेशनशिप तोड़ने जैसा कदम नहीं उठाना चाहती? क्या वजह होती है कि हम एक अब्यूजिव रिलेशनशिप का हिस्सा जानते हुए भी रहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, और जैसे आपने कहा सभी एजुकेटेड लड़कियां हैं, सभी अवेयर लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी वो एब्यूसिव रिलेशनशिप को क्यों कंटिन्यू करती है, ये बड़ा सोचने वाली चीज़ है। एक मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको शायद ये लगता है इससे बेटर नहीं मिलेगा कोई, एक ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की, शायद ऐसे ही होते हैं रिलेशनशिप। तीसरा चीज़ जो होता है वो फियर ऑफ लोनलीनेस। एक कंफर्ट लेवल में हम हैं, चाहे वो रिलेशनशिप जैसा भी है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये लगता है जब हम उस रिलेशनशिप से स्टेप आउट करेंगे तो हम लोनली हो जाएंगे, और वो जो लोनलीनेस की फीलिंग है वो डिस्कम्फर्ट है। सो हमको वो रेजिस्टेंस इसलिए आता है, वी डोंट वांट टू फेस दैट डिस्कम्फर्ट। तो मेरा एक मैसेज है उन सब गर्ल्स के लिए कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, पैटर्न को नोटिस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि पहले दूसरे स्टेप में वेट नहीं करना है, जैसे ही आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप एब्यूजिव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी पावर को महसूस करो और प्लीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। बहुत चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, सो ग्रेसफुली थोड़ा स्ट्रेंथ अपनी गेन करो और उससे मूव आउट करो, स्टेप आउट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है आज की यंग जनरेशन को, और उनको सही सलाह और सही गाइडेंस की भी जरूरत है। डॉक्टर नीरू अत्री, मैं आऊंगी आपके पास बहुत जल्दी से। मैं आपसे डेटिंग एप्स और इस पर भी चर्चा करूंगी, जो वेब सीरीज जिसका जिक्र हो रहा है, ये कितना यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये डेटिंग एप्स कितने सही हैं या गलत हैं, क्या यंगस्टर्स को इन डेटिंग एप्स पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच अपने संवाददाता विनय सिंह का मैं रुख करना चाहती हूँ, जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, तमाम जो पहलू हैं निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी कड़ियां जुड़ना बाकी है। 5 दिन की रिमांड और मांग ली है, पुलिस को मिल भी गई है। ये बताइए अभी कौन कौन सी बातें हैं जो अनसुलझी हैं? देखिए, पुलिस ने जब कल साकेत कोर्ट में आफ्ताब को पेश किया था तो 10 दिन के लिए कस्टडी मांगी थी, हालांकि 5 दिन की मिली है। अब इन 5 दिनों में चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा हिमाचल गए, उत्तराखंड गए, तो हिमाचल उत्तराखंड भी जाएगी पुलिस, और वहां पर भी कहां ठहरे, किन किन लोगों से मिले, वो तमाम साक्ष्य जुटाएगी। इसके अलावा चूंकि अभी इस मामले में बहुत से क्लू, बहुत से सबूत ढूंढना बाकी है, खास तौर पे जो श्रद्धा का फोन, चूंकि जब श्रद्धा का मर्डर हुआ उसके बाद भी आफ्ताब उस फोन को लेके अपने साथ घूमता रहा। श्रद्धा का फोन फिलहाल पुलिस को नहीं मिला है, और सबसे अहम, चूंकि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए, अभी तक पुलिस को श्रद्धा के सर, यानी कि श्रद्धा की डेड बॉडी जो थी उसके अभी सर नहीं मिला है, वो पुलिस खंगाल रही है, वो पुलिस ढूंढ रही है। बहुत से सवाल है, बहुत से मामले में पेच है। इस मामले को जितना सरल समझा जा रहा था ये उतना सरल नहीं है, बहुत ये कह सकते हैं कि गुत्थी उलझती जा रही है, क्योंकि आफ्ताब भी लगातार अपने बयान बदलता जा रहा है। पुलिस ने ये कह सकते हैं कि अभी तमाम तरह की कोशिशें की है। बिल्कुल विनय, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। डॉक्टर अमिता पुरी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार आफ्ताब जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को भी अपने बयान बदल रहा है, इतना सिंपल व्यक्ति नहीं है। अगर हम ये कहें कि आवेश में आकर या क्षणिक आवेश में आकर उसने ये कदम उठाया होगा, एक बिल्कुल जिसे हम कहते हैं एक प्रोफेशनल की तरह वो यहाँ पर उसका जो पूरा बिहेवियर है वो देखने में आ रहा है। चाहे वो चीज लाश को ठिकाने लगाना हो, जिस तरह से अभी तक सर नहीं मिला श्रद्धा का, या फिर अपने बयान बदलना हो। ये बताइए कि क्या ये भी एक एबनॉर्मल पर्सनालिटी का ही हिस्सा है? क्या बिल्कुल भी पछतावा, सबके मन में ये सवाल है कि आफ्ताब को जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ होगा? क्या बिल्कुल इमोशनलेस इंसान है ये?
डेफिनेटली कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी हम पागलपन नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीगली फिर वो लोग अपने आप को बचाने का उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो अलग बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहाँ सोच विचार के एक डिसोशल पर्सनालिटी क्रिमिनल बिहेवियर करती है और उसमें अपराध बोध की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। नए नए लोगों से संपर्क करने का, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहने का इनका तौर तरीका होता है और इनको पावर और मनी जो है उस पे वो लोग अपने आप को जहाँ से शॉर्टकट मिल सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। और इनके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स इस टाइप की आती हैं या जैसा भी ये लोग लाइफ में इनको संघर्ष आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, इनके भी आते हैं, मगर ये शॉर्टकट लेते हैं। ये दूसरी जगह देखते हैं कि कहाँ से आसानी से कौन किस विक्टिम को हम विक्टिमाइज करके हम उसको यूज़ करें अपने मतलब के लिए। डॉक्टर अमिता, इनको कौन भाई अपना आसान विक्टिम लगता है? कौन इनको अपना इतना इजी प्रे लगता है? किसको शिकार बनाते हैं? ये क्या कमजोरियां ढूंढते हैं? गलिबल होता है, जो जिसको, क्योंकि इन्हें मीठा बनना, मैनिपुलेटर है ना, तो मीठा बनना भी बहुत अच्छे से आता है, अपने आप को इंटेलिजेंट शो करना भी बहुत अच्छे से आता है। ये टेम्परेरी है। अब जैसे इसके दोस्तों के, श्रद्धा के दोस्तों के बयान थे, हमने भी सुने कि वो इंटेलिजेंट लड़की थी, शार्प लड़की थी और शी वॉज बोल्ड लड़की थी, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसके दोस्तों ने बोला ऐसी नहीं थी, फिर भी इसकी बातों में मोह जाल में फंस गई, जो कि आजकल बहुत लड़कियां या लड़के फंस जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं, विक्टिमाइज हो जाते हैं। और ऐसी पर्सनालिटीज, आफ्ताब जैसी पर्सनालिटी पैटर्न के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही लोगों को चूज करते हैं जिनको वो आसानी से अपने मोह जाल में फंसा लें। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा के अंदर एक लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो सकता है। ऊपर से हम कॉन्फिडेंस शो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना अपने पार्टनर के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका सेल्फ एस्टीम ज़रूर उतना उभर के जो होना चाहिए आइडियली वो नहीं होगा, जो लगता है जैसे जिस तरह के हालात हुए हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नीरू अत्री, मैं डेटिंग ऐप पर आती हूँ। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि ये जो डेटिंग ऐप है, कहा जा रहा है कि दोनों इसी के थ्रू मिले थे, और खाली ये इकलौते नहीं हैं, डेटिंग ऐप्स का बहुत ज़्यादा चलन है आज की तारीख में, और बहुत सारे यंगस्टर्स एक दूसरे से दोस्ती के नाम पर मिलते हैं और फिर वो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। कितनी खतरनाक है ये डेटिंग ऐप्स? इन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे हमारे इम्पोर्टेंट पास चीज़ तो बहुत ये है कि हम डेटिंग ऐप्स पे क्यों जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं या तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, या कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के जो लोग हैं, जो जहाँ पर जो हमारे जहाँ वर्क प्लेस है या जहाँ पर भी हम उनके साथ उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जेल नहीं कर रहे हैं, या उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तभी हम अननोन लोगों को ढूंढ रहे हैं। सो सही गलत तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाले जो डेटिंग ऐप्स पे उनका इंटेंशन वहाँ पर क्या है, क्योंकि इंटेंशंस किसी का भी क्लियर नहीं पता लगता है। सो पहली चीज़, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम डेटिंग ऐप्स पे अगर जा रहे हैं, अगर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम और कहीं अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जहाँ हम लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, वहाँ नहीं किसी के साथ हमारी वाइब्स अगर मैच कर रही हैं, सो आई थिंक डेटिंग ऐप्स में सबसे पहली चीज़ ये सोच के चलिए कि थोड़ा सा इंटेंशंस हमें पता चले। दूसरा चीज़ ये ज़रूर जाने कि कुछ क्वेश्चनर्स डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली यू कैन आस्क कि एक्सपेक्टेशन क्या है, वाई द अदर पर्सन वांट्स दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो वो थोड़ा सा चीज़ देखिए। तीसरा चीज़ है, जब आप एक रिलेशनशिप में अगर शुरू कर रहे हैं, सो वो रेड फ्लैग्स को ज़रूर नोटिस कीजिए और अपनी बाउंड्रीज ज़रूर क्लियर फिक्स करके रखिए कि मुझे कहाँ तक आगे जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, कितना मैंने एक्सेप्ट करना है, कितना मैंने एक्सेप्ट नहीं करना है। डॉक्टर नीरू अत्री, क्योंकि यहाँ पर आप एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर हैं, साथ ही साथ आप एक गाइड के तौर पर भी हैं, तो आई एम श्योर जितने भी यंगस्टर्स या फिर बाकी लोग भी इस शो को देख रहे होंगे, बहुत ज़रूरी है कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम उनको ये बताएं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो रेड फ्लैग क्या है, क्या देखकर कहाँ रुकना चाहिए। जी देखिए, बड़ी इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि पहली चीज़ है कि
जैसे हमने का एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल शॉर्ट टर्म है ना, तो हमको ये देखना है कि हमको क्या डू वी वांट इट और नॉट। दूसरा चीज़ है कि किस तरह के वो पैटर्न्स हमको शो कर रहा है, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, कहीं वो ओवर डिमांडिंग तो नहीं है, एब्यूसिव तो नहीं है, गलत इंटेंशंस तो नहीं है। आई थिंक आज के बच्चे इतने थोड़ा सा स्मार्ट हैं, दे आर इंटेलिजेंट। अगर थोड़ा सा अवेयर होके इन चीज़ों को देखेंगे तो रेड फ्लैग्स को भी वो पकड़ पाएंगे। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम अवॉइड कर सकते हैं इन ऐप्स को, डेफिनेटली हम अवॉइड करें, सो दैट वुड बी आई थिंक अ गुड थिंग टू डू। बिल्कुल। डॉक्टर अमिता पुरी, आप क्या कहेंगी, क्योंकि इस तरह का मामला खाली ये इकलौता मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत से ऐसे जघन्य अपराध होते हुए देखे हैं जो सुर्खियां बने हैं। और आज की तारीख में भी जब हम आफताब और श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तब कहीं करनाल से खबर आ रही है, कहीं किसी और जगह से खबर आ रही है कि अपनी प्रेमिका को मार दिया, बोरे में बंद करके उसकी लाश को नाले में फेंक दिया, और तमाम इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। तो क्या किस तरह से पहचाना जाए इस तरह के लोगों को और कैसे उनसे बचा जाए? हाँ जी, जो रेड फ्लैग्स हैं वो बहुत हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके बारे में यूथ को अवगत कराने की भी ज़रूरत है। तो उसमें जो है कि आपका जो पहला अब्यूज़ है या गुस्सा किसी ने किया, एब्यूसिव वे से किया, नॉर्मल गुस्सा और एब्यूसिव गुस्से में फ़र्क होता है। और फिज़िकल वायलेंस इज़ अ बिग नो नो। जैसे ही कोई फिज़िकल वायलेंस किसी ने किया या पावर प्ले करने की कोशिश की, आपको फाइनेंशियली आपके ऊपर कुछ दबाव डालने की कोशिश की या आपको फ्रॉड करने की कोशिश की, और हम कई बार माफ़ करने की प्रक्रिया में भी रहते हैं कि चलिए प्यार में होते हैं, कोई बात नहीं, वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिग नो नो। और सेकंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर हम संपर्क में रहें। ऐसे लोग जो होते हैं, मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, वो अपने पार्टनर को फ्रेंड्स और फैमिली से बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। जैसे कि इसके श्रद्धा के साथ भी हुआ कि उसके दोस्त काफ़ी छूट गए थे और उनके वो को फ़ोन कॉल्स वो ले नहीं पा रही थी फॉर वेरियस रीजंस, जो अभी दोस्तों के बयान आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने उसके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट किया था बिफोर दिस। और ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं कभी छोड़ना, दोस्तों को के साथ हम कुछ दोस्त ऐसे हमेशा रखें जिनके साथ हम शेयर कर सकें कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने मुझे ऐसे, मेरे पार्टनर मुझे ऐसे मिसबिहेव कर रहा है या मेरे पे ये दबाव डाल रहा है, ये मुझे लगता है ये ब्लैकमेल हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस रिलेशनशिप में। तो जैसे ही अगर ये थॉट्स आते हैं तो ये थॉट्स शेयर करने ज़रूरी हैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, या इवन काउंसलर्स, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाइए और उनसे राय लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फैमिली और फ्रेंड्स की बात की है डॉक्टर अमिता पुरी। विनय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम लगातार जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, इसमें अब तक आफताब की डिटेल्स क्या सामने आई हैं, किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड आफताब की है, इसके बारे में क्या जानकारी है, उसके परिवार में कौन कौन है, कहाँ का वो रहने वाला था, इससे संबंधित कोई जानकारी सामने आई है क्या निकल कर? देखिए, आफताब के बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आफताब लगातार अपने बयान बदल रहा है और पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अभी तक कोई ऐसा भी नहीं आया है सामने जो कि आफताब के बारे में बताए कि वो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो किस परिवार से संबंध रखता है। ये बात जरूर है कि दोनों आफताब और श्रद्धा मुंबई रहते थे, इसलिए ये माना जा रहा है कि मुंबई से ही संबंध रखता है आफताब, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड कौन है, कौन कौन उसके साथ है, ये अभी पुलिस इसमें पूछताछ जब करेगी आफताब से, क्योंकि अभी निशानदेही और जो एविडेंस है उसको खंगाल रही है पुलिस। लेकिन अभी चूंकि ये माना जा रहा है कि जो श्रद्धा के पिता हैं वो भी आफताब को पसंद नहीं करते थे और इसलिए उनके पास भी आफताब की ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस आफताब का जो बैकग्राउंड है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्यों वो उसकी फैमिली भी क्या इससे अप्रोच में थी, क्या उससे टच में थी, ये तमाम तरह के पहलू अभी पुलिस खंगाल रही है। और जो 5 दिन की जो रिमांड दी गई है, जो 5 दिन की पुलिस कस्टडी है, उसमें पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि जब अगली बार कोर्ट में आफताब को पेश किया जाए तो तमाम मजबूत सबूतों के साथ आफताब को कोर्ट में पेश किया जाए। जी ठीक है विनय। डॉक्टर नीरू अत्री,
फैमिली और फ्रेंड्स की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? क्योंकि जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि जो श्रद्धा है उसके फादर पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके वो इस रिलेशनशिप में थी और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रही थी। मुंबई से ये लोग दिल्ली अचानक से इसीलिए आए भी ताकि किसी की रोक टोक ना हो, कोई बंदिश ना हो। तो ऐसे में फैमिली और फ्रेंड्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी देखिए, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली है या फ्रेंड्स है, जो भी जिनके साथ भी कांटेक्ट है, वो उनको हेल्प कर सकते हैं ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हमने बोला कि रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ओके अगर उसको गुस्सा आता है किसी बात पे, तो वो कैसे हैंडल कर रहा है उस चीज़ को, वो थोड़ा सा देखें। या अगर मान लीजिए वो कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ आसपास मान लीजिए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ वेटर्स हैं या लोग हैं, उनके साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो थोड़ा सा नोटिस करने की चीज़ है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, तो वो इंसान उसको कैसे हैंडल कर रहा है, उनकी आपस में जो फाइट्स है वो कैसे हैंडल कर रहा है। आई थिंक क्या होता है कि इंसान कई बार खुद ये चीज़ें नहीं देख पाता है, लेकिन फैमिली या फ्रेंड्स अगर कोई सही गाइड उनको करता है, तो कहीं ये चीज़ें, वो पहली चीज़ है कि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। दूसरा चीज़, वो हेल्प कर सकते हैं एक्सेप्टेंस में कि भाई दिस इज़ नॉट अ गुड रिलेशनशिप, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट। सो वो एक उनका हेल्प हो सकता है किसी तरीके से। तीसरा चीज़ है कि जैसे हमने कहा, करेज नहीं होता है ना, लड़की में करेज नहीं है उसमें से बाहर निकलने का, चाहे कोई भी रीज़न है। सो जब फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं वो एक करेज भी आता है कि ओके मेरे आसपास में लोग हैं। चौथा चीज़ है कि जो किलर है या जो भी मेन है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये एक मैसेज लगता है कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ लोग हैं, इसके पीछे सपोर्ट है। सो जैसे हमने पहले भी बात किया, क्योंकि उसको बिल्कुल वो अलग कर देता है, उसको मैनिपुलेट करना आता है, तो बट जहाँ अगर सपोर्ट नज़र आएगा, तो मुझे लगता है एक उसको भी थोड़ा डर रहेगा इस चीज़ का। सो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है। कहीं ना कहीं देखिए क्या हो जाता है कि फैमिली फ्रेंड्स को भी ये लगता है कि ओके हमें नहीं पूछ रहे हैं या हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, हमारी विल के अगेंस्ट ये चीज़ हो रही है। बट एट द सेम टाइम हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्ची की सेफ्टी इन सब चीज़ों से बढ़कर है। सो फोर्सफुली भी कई बार हमको इंटरवीन करना पड़ता है, और आई थिंक उससे काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। देखिए, अगर इंडिया की हम बात करते हैं, जो हम आसपास में डेटा सुनते हैं, सो कम से कम नहीं तो 29 केसेस डेली इस तरह के होते हैं, जिनमें 8 जो है वो किलिंग के केसेस हैं, और 20 के करीब जो है वो सुसाइड केसेस हैं, लव एंगल्स के। सो आई थिंक फैमिली एंड जो फ्रेंड्स हैं, उनका रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल डॉक्टर नीरू अत्री। डॉक्टर अमिता पुरी, ये तो एक पहलू हुआ। हम दूसरा पहलू जो अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है लड़कों की कंडीशनिंग। हम अक्सर लड़कियों को सिखाने की, पढ़ाने की, समझाने की बात करते हैं, लेकिन जिस फैमिली का वो लड़का है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लड़के की परवरिश किस तरह से कर रहे हैं। उसके वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स वो परिवार पहले पहचाने कि हमारा लड़का नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर इसकी पर्सनालिटी में कोई डिसऑर्डर है, तो उसके लिए हमको हेल्प लेने की ज़रूरत है। इसको हम कितना हमको महत्व देना चाहिए और क्यों इग्नोर करते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी एक होता है कि मेन फोक होते हैं कि उनको तो गुस्सा आता है या वो तो हाथ उठा लेते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार ये भी होता है कि लड़का ने, अगर वो किलर है या उसने फिज़िकल अब्यूज़ ज़्यादा हो गया, वायलेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं उसने अपने बचपन में ऐसा देखा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। रिसर्चेस भी यही बताती हैं ग्लोबली कि जो लड़के वायलेंट परपेचुएट करते हैं आगे, उन्होंने भी अपने परिवारों में, अपने घर में या अपने चाचा मामा और परिवारों, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में वायलेंस देखी है। उनके लिए वायलेंस बिल्कुल नॉर्मल है, और इसको नॉर्मली ही वो डील करते हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे घर में भी होता है, हमारी माँ ने तो कभी ऐसे आवाज़ नहीं उठाई, उसने तो कभी, या हमारी चाची या मामी या दादी ने तो कभी ऐसे गलत नहीं बोला मेरे दादा को या चाचा को। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली से परपेचुएट होता है पर्सनैलिटी। ये वायलेंस स्ट्रीक आपको दिख रहा है, तो हर माँ का एक सेइंग है कि होम इज़ द फर्स्ट स्कूल, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। तो हर माँ का भी फ़र्ज़ है कि जब वो अपने लड़के को, बेटे को उसमें वायलेंस स्ट्रीक देख रही है, और ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता, मदर को पता नहीं चलता, मगर हम अनदेखा कर लेते हैं।
और बहुत घरों में ऐसा भी होता है कि अगर वायलेंस घर में हो रहा होता है, फादर वायलेंट होते हैं, और जब बेटा बड़ा हो रहा होता है और बेटा फादर के खिलाफ कदम उठाता है या कुछ उनको फिजिकल करने की कोशिश करता है, चाहे रोकने की चाहे रिटेलिएशन में मारने की, तब मदर मना नहीं करती। मदर को लगता है मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो मेरी साइड ले रहा है। साइड लेना अपनी जगह है, लेकिन उसको वायलेंस को परपेचुएट करना वो दूसरी बात है, क्योंकि फिर उसका आपका अपना बेटा वायलेंट हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो रही है, और ये बचपन से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा आ गया या उसको एम्प्लॉयर से उसके किसी जहाँ नौकरी करता था किसी ने उसे कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, इसलिए आवेश आ गया, इसलिए गुस्सा आ गया, इसलिए उसने ये कदम उठाया। नहीं, ये बचपन से उसकी पर्सनालिटी में, डीएनए में ये चीज़ें हो रही थी, बन रही थी, पनप रही थी। और इन चीज़ों के लिए फैमिली वैल्यूज़ को, स्पेशल मदर को, अगर फादर या दूसरे मेल मेंबर्स ज़्यादा वायलेंट हैं या अब्यूसिव फैमिलीज़ हैं, तो अगर मदर्स अवेयर हैं या अवेयरनेस इस चीज़ को स्कूल्स में या हमारे करिकुलम में, लाइफस्टाइल जैसे हम चीज़ों में जब हम बताते हैं क्लासेस में, स्कूल्स में, ये सारी डिस्कशंस होनी चाहिए। काउंसलर्स आजकल कर रहे हैं, सीबीएसई के भी गाइडलाइंस हैं कि हर स्कूल में काउंसलर्स होने चाहिए, और काउंसलर्स क्लासेस भी लेते हैं अबाउट लाइफ मैनेजमेंट को, कैसे लाइफ स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें। तो एक अवेयरनेस बढ़ती है कि ये जो हमारे घर में हो रहा है गलत हो रहा है, हमें इसका विरोध करना है। विरोध करना है वो एक बात है, पर वायलेंट नहीं होना कि अगर फादर गुस्सा करते हैं या मारते हैं तो हम उन्हें पीटना शुरू कर दें, या पड़ोस में कुछ होता है, वहाँ से घर से शुरू होके फिर आपका बच्चा देखेगा नेबरहुड में, आस पड़ोस में, वहाँ लड़ाइयाँ पे वो सामने सबसे आगे रहता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपका बेटा इन चीज़ों में बिजी है, पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली ये रेड फ्लैग है। या अड़ोस पड़ोस से कंप्लेंट आती है कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो कई बार पेरेंट्स डिफेंसिव हो जाते हैं। वो डिफेंसिव टेम्परेरी डिफेंसिव है, लेकिन हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी खराब कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बनता है। बच्चा पर्सनालिटी डिसऑर्डर लेके पैदा नहीं होता। बिल्कुल, उसको कोई रोक टोक नहीं की जाती है, उसको समय पर गाइड नहीं किया जाता। और लड़कों के मामले में अक्सर इसको ये कह के नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, ठीक है, लड़का है तो थोड़ा गुस्सा करेगा, लेकिन उसी के साथ एक क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड भी पनप रहा है। ये बात पेरेंट्स बचपन में ही नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर नीरू अत्री, आप इत्तेफाक रखेंगी जो डॉक्टर अमिता पुरी कह रही हैं कि अपने आसपास एक ऐसी सिचुएशन जरूर देखी होती है लाइफ में, उसके बाद इस तरह का बेंट ऑफ माइंड डेवलप होता है, या फिर जिस तरह की बातें सामने आई हैं इस पूरे मामले में कि उसने एक वेब सीरीज़ का जिक्र किया, वो देखा करता था, इंटरनेट पर उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली किस तरह से क्राइम को अंजाम देना है और कैसे उसके सबूत मिटाने हैं, उनको छुपाना है, वो ज़्यादा अहम है, उसकी भूमिका ज़्यादा अहम है। देखिए, दोनों चीज़ों मैं डॉक्टर अमिता से भी बिल्कुल एग्री करती हूँ, और आपने जो दूसरा पॉइंट कहा उससे भी एग्री करती हूँ। देखिए, जैसे एक चीज़ है कि बचपन से चीज़ें तो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, पेरेंट्स कुछ चीज़ें बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो एनिमल्स को बहुत टॉर्चर कर रहा है, सो आप ये देखिए हेल्दी माइंडसेट का कोई भी इंसान किसी भी लिविंग क्रिएचर की पेन से हैप्पी नहीं होगा, उसको पेन नहीं देगा। इस तरह की चीज़ें हैं घर में, वो या कहीं ना कहीं बार बार फायर सेटिंग कर रहा है, आग लगा रहा है, या उसको लगा के खुश हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो ये इस तरह की चीज़ें हैं घर में। डेफिनेटली कुछ चीज़ें जैसे अभी डॉक्टर अमिता ने कहा वो भी एक चीज़ हो सकती है। और एक जैसे आपने बोला कि इंटरनेट से, अब देखिए होता क्या है कि कभी ये सब जब हम देखते हैं ना, चीज़ें इंटरनेट पे देखी या कहीं देखी, तो हम हीरो वर्शिप वाला एक मोड में आ जाते हैं कि ओके ये बड़ा कूल है ऐसा कुछ करना, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो। नंबर 3, आपको वो बड़ा एडवेंचरस लगता है। चौथा चीज़, आपको अपना
पोटेंशियल चेक करना है कि ओके मैं कितना इंटेलिजेंटली, बिकॉज आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना, जो इंसान है, सो अपना इंटेलिजेंस लेवल आप चेक करना चाहते हो कि ओके यू नो आई एम वेरी मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे, किसी को पता नहीं लगे, ओवर कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जो फैमिली में और हमारे स्कूल्स में भी मिसिंग है, जबकि बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, बट एक चीज़ हमारी अभी भी मिसिंग है जो मुझे लगता है, वो लॉ का डर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उतनी। हमको क्या लगता है कि यू नो नॉर्मल जो लोग सुनने में आता है कि अरे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो फैमिली में भी मुझे लगता है कि लॉ का जो अवेयरनेस है, डर है, वो ज़रूर पेरेंट्स को बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ करने से इस तरह की चीज़ें होती हैं। और स्कूल्स में भी मुझे लगता है इस तरह के सेशंस हम बहुत फ्रीक्वेंटली करें, जहाँ पर लॉ के बारे में एम्फेसाइज किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं उसका अवेयरनेस भी बढ़े, उसका थोड़ा डर, फियर, वो एक चीज़ आए। तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ देखिए जो है कि हम अपने जब एनवायरनमेंट में देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने घर में देखा कि घर में हो सकता है उसके घर में उसने किसी को यू नो फिजिकली अब्यूज़ होते हुए देखा है, उसको वो नॉर्मल समझ सकता है। या एक दूसरा एंगल भी हो सकता है कि उसको किसी ने फिजिकली अब्यूज़ किया, उसको बुली किया, चाहे घर में, चाहे स्कूल में, या कहीं भी। बहुत बार ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली कोई बुली हो रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इमोशनल बुलिंग है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे साइकोलॉजिकल बुलिंग है, तो एक स्टेज वो आती है जहाँ पर आप नम हो जाते हो। वो नमनेस की जो स्टेज है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। वहाँ पर आपको कोई इमोशन फील ही नहीं होता है। सो आपको कोई डर नहीं लगता है, आपको कोई इमोशन फील नहीं होता है, आपको एम्पैथी नहीं होती है, यानी कि आप बिल्कुल जिसको कहते हैं इनसेंसिटिव हो जाते हो, आपको कहीं लगता ही नहीं है कि किसी के लिए कोई पेन होगा। तो क्या यहाँ पर यही ऐसा ही कुछ हुआ है डॉक्टर नीरू अत्री? ये जो आपने दो बातों का जिक्र किया, एक तो एडवेंचर का जिक्र किया, दूसरा आप जिस नमनेस की बात कर रही है, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि क्या ये जो इतने दिन तक एक लाश के इतने टुकड़े करना, उसको फ्रिज में रखना, उसके साथ रहना, फिर घर में और लड़कियों का आना जाना, ये सब कुछ होना, क्या इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए कि इसको एक एडवेंचर के तौर पे लिया जा रहा था और फिर किसी तरह का पछतावा नहीं, कुछ नहीं, तो वो एक तरह की नमनेस है? हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे अभी हमने पहले भी बात किया कि कहीं ना कहीं एक मेंटल डिसऑर्डर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी है। दूसरा चीज़ है कि बिल्कुल हो सकता है कि लेट मी ट्राई दिस, क्योंकि हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो डिसऑर्डर के भी टाइप्स हैं ना, कि जहाँ पर हम अपने आप को सुपर पावर समझने लगते हैं, जहाँ हमको लगता है कि हमसे बढ़कर कोई इंटेलिजेंट नहीं है, यानी वो सब लेवल्स भी होते हैं उसमें। सो अलग अलग फॉर्म्स हैं। सो बिल्कुल हो सकता है कि मेरे को लेट मी ट्राई दिस, है ना, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल डॉक्टर अमृतापुरी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों का सोशल बिहेवियर कैसा होता है समाज में, जब उठते बैठते हैं, घर परिवार में लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं या दफ्तर में जाते हैं, तो किस तरह का इन लोगों का बिहेवियर होता है? वहां पर भी क्या कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं कि इन लोगों को पहचाना जा सकता है? हाँ जी, जनरली तो ये लोग हाईली कैलकुलेटिव होते हैं, हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं। तो बाहर का जो इनका सोशल स्फीयर है, उसमें ये लोग दे कैन बी वेरी चार्मिंग। और ये जो कला है, ये भी एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दैट कि वो इनकी जो बिहेवियर पैटर्न सोशली होता है बाहर के लोगों के लिए, वो बहुत चार्मिंग होता है। उसमें इनके ऑफिस में, इनके कॉलेज में और लोग जो बहुत नज़दीक नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए उनसे बात करनी है, उनको तो ये लोग बहुत अच्छे से चार्म कर लेंगे, अपने मोह पाश में, मोह जाल में फंसा लेते हैं। और लोगों को लगता है, बहुत बार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स खैर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो एंटी सोशल या क्रिमिनल टाइप का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उनके अगर हम ऑफिसेस में या कॉलेज में या कहीं आसपास जहाँ वो काम करते रहते हैं, बात कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस में भी, तो शायद पड़ोसी भी ये बोलें कि इससे तो भला मानस हमने नहीं देखा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यार से बात करता है, अदब से बात करता है, रिस्पेक्ट देता है हमें, और हमारी सेवा भी करता है, हमारे मौके पे खड़ा भी होता है, इस टाइप का पर्सनालिटी। सो इट इज़ डाइकोटोमी, स्प्लिट पर्सनालिटी इनकी होती है सोशल लाइफ में। लेकिन पर्सनल लाइफ में जो इनके नज़दीक दोस्त होते हैं, स्पेशली फैमिली, जो पेरेंट्स
या फिर सिबलिंग्स जो उनके भाई बहन हैं और इनके जो पार्टनर हैं या इनके बच्चे, ये बिल्कुल नज़दीकी हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ ये अपने असली रूप में आते हैं। बिल्कुल। और वहाँ इनकी पर्सनैलिटी टोटली जिसको बोलती है डिफरेंट हो जाती है। हो जाती बिल्कुल डॉक्टर अमिता पुरी, तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के पर्सनालिटी टाइप्स को पहले ही पहचान लेना। हमारे आसपास ही इस तरह के लोग हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बहुत ध्यान से आप उनको पहचानें, क्योंकि श्रद्धा का मामला पहला मामला नहीं है, लेकिन ये आखिरी मामला ज़रूर हो सकता है अगर बाकी के लोग अलर्ट रहें, वो लोग जो ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमिता पुरी हमारे साथ जुड़ने के लिए।